अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। साल 2022 के आखिरी बाखबर सवेरा से मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद है कि आप हमारा साल का आखिरी शो मिस नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ना सिर्फ ये कि इस शो में हमारा लिबास तकरीबन रंगों के एतबार से मुश्तरक है, बल्कि हमारे ख्यालात और एहसासात भी मुश्तरक होंगे। और जो भी चीज़ें आप तक पहुंचेंगी उसके अंदर हम दोनों की राय भी शामिल होगी। बिल्कुल जी, और राय भी थोड़ी जुज़वी तौर पर। बिल्कुल जी, और राय भी हमारी मुश्तरक है। और इस वक्त जो हमारे कैमरामैन साहब हैं उनके भी जो कपड़े हैं वो बिल्कुल हमारे मुश्तरक, हम एक ही फैमिली के तकरीबन। हमने कहा साल का आखिरी दिन है तो चलो उसको अच्छे तरीके से याद भी करते हैं, हमने क्या खोया क्या पाया, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आने वाला जो साल है वो बेहतरीन से बेहतरीन साल हो। देखिए भाई, अल्लाह पाक तो मोजिज़ है, कुछ भी मोजा हो सकता है। सो हमें अपनी होप्स हाई रखनी चाहिए। ठीक है, हमें सिस्टम से होप नहीं है, पर हमें उस पाक परवरदिगार से होप जरूर है कि हमारे साथ अल्लाह अच्छा कभी होगा। उस कौम की हालत नहीं बदलता जिस कौम को खुद अपने हालत की बदलने की कोशिश करने की। पर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो काम कर रही है ना, तो अल्लाह ने हमारी कर दिया। आपने ये नहीं देखा? अच्छा सॉरी प्लीज। भाई शी इज सो सपोर्टिव। उन्होंने कहा कि चलो जान दो, मतलब तो समझ आ गया ना। नहीं मुझसे नहीं, आपने बात सही बात की है। हाँ, अब आई होप कि हमारे मतलब सियासी रहनुमा भी अपने एतबार से लोगों को शेर भी सुनाते हैं और अपनी जमात से मुताल्लिक उसको नथी करके उसका मकसद भी बयान करते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि जब तक हम इंडिविजुअली किसी भी हवाले से कोशिश नहीं करते तब तक हम किसी दूसरे पे ब्लेम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हम सड़क के किनारे खड़े होकर कहेंगे यार ये देखो ये बंदा रॉन्ग जा रहा है, ये बंदे ने ये देखो ट्रैफिक वायलेट कर दी, ये देखो ये बाइक वाला सबसे राइट लेन में जा रहा है, ये देखो ये किस तरीके से ट्रक वाला जा रहा है। लेकिन अपने आप को नहीं देखेंगे कि उन गलतियों में हमारा अपना किरदार कितना है, हम कितनी दफा रॉन्ग जाते हैं, हम कितनी दफा खुद एहतसाबी कामल जब तक नहीं होगा, जब आप करेक्ट होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मदीहा नकवी सिग्नल्स वायलेट नहीं करती या इस तरीके से कोई काम नहीं करती तो उनको देखने वाले भी ये कहेंगे कि यार ये देखो बंदा एक रोल मॉडल है कि चलो अपनी कैपेसिटी में अपने तहीं वो इस तरह के काम कर रहा है जो कि हमें नजर नहीं आते। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, मतलब क्योंकि लोग हमें फॉलो करते हैं, लोग हमें देखते हैं, तो हम पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अच्छा, साथ में क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से बात करें तो अल्लाह करे आने वाले साल में इस प्लेटफॉर्म से बशर्ते की जिंदगी, बशर्ते की नौकरी एज वेल, हम कोशिश हमारी होगी कि हम आपको बहुत एंटरटेन करें, आपकी सुबहों को खुशगवार बनाएं और आपको बाखबर रखें। तो ये हमारी अव्वलीन तरजीह होगी अगले साल। आंसू आ गए, इतनी खूबसूरत बात है। मुझे लगा टेस्ट मैच की सूरत हाल याद आ गई। टॉप स्टोरीज पे नजर डालते हैं, टेस्ट मैच की भी ऐसी सूरत है में हलचल सूरत हाल तेजी से बदल रही है। एमक्यूएम के धड़ों को मुत्तहिद करने का मिशन गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी राब्ता और मुलाकातों में सरगर्म, जल्द बड़ी पेशरफ मुतवक्के है। पीटीआई का महंगाई, बिजली और गैस बहरान के खिलाफ एहतजाज का ऐलान, मुल्क गिर तहरीक आज से शुरू होगी। इमरान खान कहते हैं कि मुजव्विजा टेक्नोक्रेट निजाम काबिल कबूल नहीं। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने से धुंध गायब, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान में भी बादल बरस पड़े, मरी में पहली बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खिल उठे। जी जनाब, तो शो के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे उस बारिश की जो कि हो रही है, और उसके बाद जो शायर का वो शेर था कि भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है। हाँ, तन्हाई तो अल्लाह ना करे किसी को नसीब हो, लेकिन जो भीगा भीगा से दिसंबर है ये असल में पंजाब के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग और बलूचिस्तान में लोग एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हो रही है बारिश। अच्छा, लाहौरी बड़े खुश हैं इस बारिश से। क्या है सनम है कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही, हमारे यहाँ कराची में नहीं हो रही। देखिए ये एक मलबा इसलिए है कि भाई अगर बारिश होगी, बरसात होगी, हल्की फुल्की हो जाए तो उससे ये जो फजा में कसाफतें हैं ना ये धुल जाएंगी। लाहौर में देखें, मदिया कल कितने खुशी से बता रही थी कि जी बारिश हो गई है, तो उसके बाद लाहौर में जो वो फॉग की सिचुएशन थी
उसके ऊपर काफी अब कंट्रोल आ गया, अब वो फॉग छट गई जी। फॉग मैं सुबह देख रही थी, हमारे रिपोर्टर का मैं उनका बीपर भी देख ली थी वो, लेकिन पीछे थोड़ी थोड़ी फॉग थी, थोड़ी थी। लेकिन कल रात में भी बारिश हुई, कल सारा दिन बारिश होती रही है, कल रात भी बारिश होती रही है। तो इस्लामाबाद, लाहौर में खैर बड़ा जबरदस्त किस्म का क्या कहते हैं समा भी है और ठंड होगी है वहां पे। और मुझे तो घर से पता चल रहा था कि अच्छा जी समोसे, कचौरी और पकौड़े खाने का जो सही, और वो जो फिश फिश करती हुई मशीन की कॉफी पीने का ना सही अब महीना आया है, अब सर्दी आई है। वो बात आपकी सही है। बच्चों में अच्छा, मुझे मशीन वाली कॉफी से याद आया, कॉफी के मामले पे या तो मुझे डिस्कशन में मजा आता है आपसे, और उसके अलावा डॉक्टर जावेद अकरम साहब से, कॉफी स्पेशलिस्ट। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त कौन सी कॉफी है जो पीनी चाहिए? अच्छा, इस वक्त देखें आपके बस टेस्ट पे ही है सती, मतलब अगर आपका नहीं इतने कड़वाहट आप नहीं ले सकते, यू शुड हैव लाटे। एस्प्रेसो अगर आपको लगता है कि हाँ यू कैन हैव इट, क्योंकि हर बंदे का एस्प्रेसो का टेस्ट डेवलप होता है, इट्स अ शॉर्ट छोटी सी, तो आप यू शुड डेफिनेटली हैव इट। वो बहुत अच्छी होती है, बेसिकली इतनी होती हैं, थोड़ी सी। अच्छा जी, और ये जब हम छोटी छोटी एस्प्रेसो शॉट्स की बात करते हैं तो सती ये पीने का दिल करता है उन जगहों पे जहाँ पे बर्फबारी हो रही है। हाँ। मालम जब्बा में बर्फबारी हो रही है, मरी में, गलियात में बारिश बर्फबारी, हा। मैं कहती हूँ बल्ले भी बल्ले ते शावर भी जावा, मौसम सुहाना ते छुट्टियां नहीं लभदियां ते किथे असी ना जाइए ते की करिए अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये देखिए ये फर्क होता है। मैंने मदिया नकवी से पूछा कि कौन सी कॉफी किस तरह की पी जा सकती है, तो मदिया ने पूरी लिस्ट गिनवा दी। और यहाँ पर मुझसे पूछा है कि आपको कौन सी पसंद है, मैंने कहा जो लब जाए, होना जरूरी है, कॉफी का होना जरूरी। लेकिन सती हमें ना वो जो फेंटी हुई कॉफी होती ना, और स्पेसिफिकली जब ये मौसम होता है गलियात में स्पेसिफिकली, और मैंने कहा जगह जगह मशीनें लगी हुई कॉफी की, वो जो फिश फिश करती हुई जो कॉफी बाहर आती है, हाँ, वैसे टेस्ट उसका वो ऑथेंटिक नहीं होता, लेकिन मजा बड़ा आता है। उस सस्ती कॉफी का जो मजा है मैं क्या बताऊं आपको, वो तो सबसे कमाल लगती है कि मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स की कॉफी को बीट कर जाती है कॉफी जनाब। ये देखिए सच्ची कितना खूबसूरत मतलब एक चीज मैंने ये आप ये देखिए माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत के कितने हसीन नज़ारे हैं, और तरह तरह के मौसम यहाँ पर पाकिस्तान में 4 मौसम इस मुल्क में है, और कैसे जमी हुए मतलब टहनियों पे ये कुदरत के नमूने। और आप ये देखें कि जब यहाँ पर जाते हैं तो बड़ा अप्रिशिएट करने का मौका मिलता है अल्लाह ताला की कुदरत को, कि किस तरीके से ये रुई के नरम गाले ऊपर से गिरते हैं, और क्या खूबसूरत है जब आपके चेहरे पे ये लगते हैं, तो आपको एक जहनी तरोताजगी भी देते हैं। यकीन करें जितनी स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, टेंशन हो, वो काफी हद तक जायज हो जाती है। ये हमारे लिए, ये हम जैसे सयाह जब जाते हैं और फिर हम वहाँ पे बर्फबारी होते हुए देखते हैं तो ये हमें बड़ी अपील करती है, लेकिन वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं वो बेचारे तंग आ जाते हैं। मदिया, मैं आपको एक बात बताऊं, क्या उसकी वजह यह है कि इंसान को एक ही तरह की सिचुएशन मोनोटोनस पसंद नहीं है। जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में गाँव अपने जाया करता था तो 2 महीने की छुट्टियां होती थी, तो वहां पर जब मैं जाता था मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता था। मैं एक दरख्त से दूसरे दरख्त, इधर से उधर पूरा बादर बना होता था। तो उसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद थे, सती साहब, वो मैं तो कहती चलो हमारी टीम ने हमारी ख्वाहिश यही पूरी कर दी कि चलो छुट्टी नहीं लग रही इनको, तो हम इनको यहाँ पे, ये पीछे गाड़ी किसकी है? इज दिस योर कार सती? I think it's stuck, but it seems like a good car. तो yes, it is mine. अच्छा स्नो भाई, क्या बात है भाई, स्नो भी आप चेक कर ले, क्या हसीन मौसम। ने कहा उन लोगों के लिए जिनको हमारी तरह छुट्टी नहीं मिली, वो घर में या जिनका बजट उनको इजाजत नहीं देता, वो हाय हाय तकनीकी स्नो भी बरसाया करते थे, तकनीकी वो जो हमारे ऊपर से भी बरसती थी, पता है वैसे क्या? और दूसरी बात है क्योंकि बिल्कुल साल का आखिरी, आज सेकंड लास्ट डे है, और सेकंड लास्ट डे में जब मौसम इतना खूबसूरत हो जाए, बहुत सारे लोग कह रहे थे अभी दिसंबर की वो ठंड नहीं पड़ी था, हम श्योर लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और कल इंशाल्लाह फिर न्यू ईयर भी होगा, तो भाई अल्लाह करे कि आने वाले साल में जो मौसम है वो बहुत अच्छा हो। अल्लाह पाक हमें क्लाइमेट चेंज के जो रिपोकर्शंस हैं, बिल्कुल खतरात हैं, अल्लाह पाक हमें उनसे महफूज रखे। हमने अभी बड़ा भुगता है भाई इन बारिशों की सूरत में, सैलाब की सूरत में, तो दुआ ये कि आने वाले दिनों में मौसम अच्छा हो। लाहौर की सिचुएशन मेरे ख्याल से सती साहब जान लेनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने सुबह सुबह हल्की हल्की धुंध देखी थी। ज़रा आपको नहीं लगता हमें बात करनी चाहिए साथ में, क्योंकि बलूचिस्तान में बारिश हो रही है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे भी स्पेसिफिकली रेन इमरजेंसी जो है ना उसका निफाज कर दिया गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि बारिशें बहुत ज्यादा। नहीं, जाहिर है कि वो बात करनी बहुत जरूरी है, क्यों धुंध की सिचुएशन बहुत जरूरी है कि धुंध का पता चल सके, ताकि हम भी अपनी छोटी मोटी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर सके। भाई गैर जरूरी घरों से बाहर आपने नहीं जाना, मुझे मालूम है, मुझे बिल्कुल मालूम है, वीकेंड आ रहा है, आपके बच्चों को छुट्टियां हैं, पर आपने तो जाना है,
आपने कहा नहीं हमने तो जाना है, हमने जाकर स्पेशली देखनी धुंध कहाँ ज्यादा है, हमने दूसरे शहरों में भी जाना है, जरूर जाएं, लेकिन उस टाइम जाएं जब थोड़ी सी धूप निकल आई है, जब धुंध ना हो, यानी कि बिल्कुल सुबह और रात 8 बजे के बाद ट्रैवल करने से या मोटरवे का रुख करने से, बड़ी हाईवेज का रुख करने से इज्तनाब कीजिए। लाहौर में तो कनाल रोड पे भी हम देखते हैं कि जी वो धुंध आ जाती है, वो और स्पेसिफिकली कैंट की जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं उनको भी इज्तनाब करें। फिर जौहर टाउन से आगे का इलाका जो थोड़ा सा सुनसान भी है उसको भी प्लीज आप कोशिश कीजिए कि अवॉइड कीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा धुंध वहां बढ़ती चली जा रही है। शहरों की सूरत हाल जान लेते हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं नजीर भट्टी साहब, पहले उनसे बात करते हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ क्वेटा से जो मौजूद होंगी अतिया अकरम, तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह वो भी रखती हैं हर हवाले से। तो भट्टी साहब पहले तुसी जरा दसो कि धुंध जरा छट गई है कि नहीं छटी? ओ देखो नजर ते आ रही है, पिछू नजर आ रही है वैसे। नहीं, धुंध सुबह के टाइम होती है, लेकिन जिस टाइम धुप निकल आती है कोई तकरीबन 10 बजे के करीब 9 बजे के करीब, तो उस बाद काफी फर्क पै जाता है। लेकिन अज की पोजीशन ये है कि चूंकि रात बारिश हुई है और लेकिन बारिश भी बहुत थोड़ी हुई है, कोई ऐसे मजाक सा ही लगता है कि लाहौर के साथ हुआ है, बहुत थोड़ी बारिश जो है वो हुई है, उसकी वजह से महकमे मौसमियात का कहना है कि टेम्परेचर कुछ बढ़ा है। यानी पहले टेम्परेचर जो है वो 4.8 तक जो है वो लाहौर का गया और आज का जो है वो 6.7 तक का मिनिमम जो है वो इम्कान है। अच्छा भट्टी साहब एक और चीज भी है सर कि ये जो धुंध है नॉर्मली हम जब कैमरों पर देखते हैं तो वो धुंध इतनी ज्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पर आपके अकब में भी अच्छी खासी धुंध दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है काफी विजिबिलिटी काफी लो है आपके आसपास, गाड़ियां तो देखिए यहाँ चूंकि गाड़ियाँ चल रही होती हैं तो यहाँ निस्बतन सूरत हाल बेहतर होती है कि इर्द गिर्द मकानात हैं, और मैं इस वक्त चूंकि नहर के ऊपर हूँ तो यहाँ दरख्त भी हैं और उसके साथ साथ ये कि साथ साथ मकानात भी हैं, अर्बन एरिया है। लेकिन जब इसके आउटस्कर्ट्स में जाएं आप लाहौर के तो वहाँ धुंध जो है वो ज्यादा हो जाती है, और हम रोजाना की बुनियाद पे देख रहे हैं कि मोटरवे को तकरीबन 10 बजे के बाद जो है वो खोला जाता है और रात के टाइम जो है वो तकरीबन 9-10 बजे के टाइम पे जो है वो खबरें आना शुरू हो जाएगी मोटरवे को फलां सेक्शन को जो है वो बंद कर दिया। अब कल भी लाहौर सियालकोट जो है इसको बंद किया गया, फिर M2 जो इसका है कोट मोमन तक, लाहौर से कोट मोमन तक जो है वो बंद किया। इस तरह गोजरा और अब्दुल हकीम जो मोटरवे है उसको भी जो है वो बंद किया गया है। बिल्कुल, इससे हम लोगों को बार बार एडवाइजरी भी जारी करते हैं कि बिला जरूरत जो है ना गैर जरूरी तौर पे आप घरों से मत निकलें, क्योंकि जो फॉग की सिचुएशन अभी बारिश हुई है तो फॉग इतनी है, अगर बारिश ना होती तो क्या सिचुएशन होती। अच्छा हम कोयटा की सूरत हाल भी जान लेते हैं, क्योंकि कोयटा के हवाले से तो वहाँ पे इंतजामिया ने रेन इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी है। सिचुएशन क्या है अतिया से जान लेते हैं, अतिया हमारे साथ मौजूद है। अतिया क्या सिचुएशन है स्पेसिफिकली, क्योंकि रेन इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, तो ऐसा लग रहा है कि या तो बहुत ज्यादा बारिशें हो गई हैं या होने वाली हैं। जी बिल्कुल मदीहा, सर्दी की शिदत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। आज जो है अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो पारा मनफी जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे गिरा है। कल्लात और ज़ारत जो -7 के साथ इलाके के जो है सूबे के सरतन अजला में शुमार हो रहे हैं, और इसीलिए महकमा PDMA और सूबाई हुकूमत ने जो है वो एमरजेंसी नाफिज की है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जो बारिशें हुई हैं उन बारिशों के बाद जो है वो सड़कों के ऊपर अक्सर ये होता है कि रात के को पारा जो है वो बहुत ज़्यादा मनफी की तरफ चला जाता है और सड़कों के ऊपर पानी जमने की वजह से फिसलन बढ़ जाती है। और बदकिस्मती से हमारे पास ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, जैसा कि बारिश होती है और उसके बाद अगर बर्फ़ का इम्कान हो तो पहले से सड़कों पे नमक बिछा दिया जाता है। तो उसमें हादसात बड़े कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई निज़ाम है मौजूद नहीं है, तो मजबूरन एमरजेंसी नाफिज की जाती है। लोगों को सफ़र से गुरेज करने को कहा जाता है। एमरजेंसी सूरत हाल में जो लोग निकलते हैं, जैसे मरीज़ या कोई बीमार हो, तो उनके लिए भी बड़ा मसला हो जाता है, और शदीद किस्म की जो ठंड है उसमें उनके लिए सफ़र करने का जो इम्कानात है वो बहुत कम होते हैं, और उसके साथ साथ ये कि उन्हें सफ़र करने से मना भी किया जाता है। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी सूरत हाल सर्दियों में हमारे सर्द इलाके जो है वहाँ पर पेश आती है, वो ये कि गर्म इलाकों से जो हैं वो लोग तफरी की गर्ज से जो है वो कोयटा और दीगर बलाई अजला की तरफ रुख करते हैं, जिसकी वजह से भी एमरजेंसी नाफिज की जाती है और मना किया जाता है कि सियाह इस तरफ रुख ना करें, क्योंकि अगर बर्फ़ हो जाती है, क्योंकि आजकल जो है महकमा मौसमियात की प्रोडिक्शन भी है कि बर्फ़बारी का इम्कान है, और जो हमारे क्योंकि सूबा बलूचिस्तान जो है वो 400 पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई वादी है, पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ़ हो चुकी है, और अब उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि कोयटा में भी बर्फ़ होगी, खानोज़ई वगैरह में बर्फ़ हुई है, और उसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। शहरी भी जो है वो सर्दी से ठिठर रहे हैं। और दूसरी जानब ये है कि अगर बात की जाए थोड़ा सा सीरियस टॉपिक से हट के मदीहा, आपको मैं खुशखबरी सुनाना चाहूँगी कि बर्फ़ भेजने वाले हैं हम बहुत जल्द आपके लिए। आप भी तैयार हो जाएं,
और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप भी इंतजार कर रहे होंगे बर्फ का। शुक्र है साड़ने के बाद आपने हमें ठंड पहुंचाने का भी सोचा। आपने भी हम पे रहम किया, क्योंकि देखिए जब कोयटा में बर्फ पड़ती है ना तो उसके बाद कराची का भी समाओ की साइबेरियन हवाएं आती तो कराची का मौसम भी तब्दील होता है। थैंक यू सो मच, हमारे साथ अतिया अकरम मौजूद थे कोयटा से, और नजीर भट्टी साहब मेरे शहर से लाहौर से, प्यारे लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर की सिचुएशन से बता रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और भाई चले जो अपने शहरों में मौजूद हैं, ये छोटी सी बारिश होती है, रात को ठंडी हवाएं चलती है। कल कितना प्यारा कराची का मौसम था, इट वॉज सो विंडी, और रात में और शाम में बहुत खूबसूरत हवाएं चल रही थी। उसी पे मैंने इत्तेफाक कर लिया, सुबह भी थोड़ा सा विंडी था। हाँ, मैंने तो उसी पे इत्तेफाक कर लिया। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अगर पड़ती जा रहा ठंड, कपड़े मेरे सर्दियों के जाए जा रहे, कोई मसला नहीं, मैं इन्हीं ठंडी हवाओं से काम चला लूंगी। भिगो के पहन लिया करें। तो उसके बाद नमूनिया से मर जाऊंगी। ये तो पता नहीं ये किसने आपको ऐसी साजिश कैसा बनाया कि सर्दियों में ऐसा मैं करूं। अच्छा, अगर मरी में सोचे 2-3 ही लोग हैं, मैं पहुंच जाती फौरन उन तक। अच्छा जी, मरी में क्योंकि इस वक्त काफी ज्यादा ठंड, और आपको पता है जब मरी और गलियात में जब ठीक ठाक सर्दी होती है, लोगों को वैसे भी छुट्टियां हैं, तो लोग फौरी तौर पे जो रुख करना शुरू कर देते हैं मरी का, और भी वहाँ की इंतजामिया पे काफी प्रेशर पड़ जाता है। लास्ट टाइम भी हमने साथी साहब देखा था, क्योंकि इतनी गाड़ियां वहाँ पे एंटर हो गई थी, कैपेसिटी उस शहर की थी नहीं, और अभी भी सारा कसूर वैसे उन्हीं का है, टू बी ऑनेस्ट। आवाम का भी कसूर है ना, अनाउंस करना चाहिए। और पता है क्या, कोई बायोमेट्रिक तो नहीं, कोई डिजिटल ऐसा सेटअप हो, स्कैनर्स हो, टोल प्लाजा से वापस भेजना, टोल प्लाजा से आपको पता लग जाए कि जी कैपेसिटी 30,000 गाड़ियों की है, तो 30,000 गाड़ियां जा चुकी हैं, बाकी सारे फुट्टा खाओ। 3 लाख 3-3 लाख गाड़ियां चली जाती हैं, तो यार वो सड़कों पे ही होंगी ना। और फिर उसके बाद मरी में जो हादसा पेश आया था, जी बिल्कुल, वो भी हमने आपको बताया था, सब चीजें जाम हो गई थी, तो आप खुद भी जिंदगियां भी गई थी सारा जी, तो लोगों को भी पता होना चाहिए कि भाई ऐसी कोई चीज नहीं करनी। क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं, अवैसुल हक हमारे नुमाइंदे हैं, वो हमें बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, अब अगर हम टूरिस्ट से उनकी जुबानी सुने कि वो इस हल्की बर्फबारी में, यहाँ पे लफ्ज यूज करूंगा कि महकमा मौसमियात के मुताबिक तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला गुज़श्ता चंद रोज से जारी था, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ मरी रह गया था जहाँ पे बर्फबारी नहीं थी। लेकिन ये हल्की सी बर्फ की कनियां पड़ती हैं, तहम कभी बर्फ तेज भी हो जाती है और कभी सूरज भी निकल आता है। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट हैं, हम उनसे पूछते हैं वो मरी आके इस बर्फबारी में कैसा फील कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं माशाल्लाह, इंतजामिया ने भी बहुत अच्छा कारकर्दगी दिखाया इस दफ़ा। अभी तो शुरुआत है, इतना ज़्यादा बर्फबारी नहीं हो रहा है, शुरू से थोड़ा सा कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। माशाल्लाह टूरिस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, रोड भी क्लियर है। जो इधर टूरिस्ट थे उनसे हमने बात की, उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि अभी इब्तिदा है स्नोफॉल की। सबसे बेहतरीन जो रोल जा रहा है वो रेस्क्यू 1122 का जा रहा है कि उनके जो स्क्वाड जो बाइक्स पे मौजूद हैं वो और ट्रैफिक पुलिस के साथ उनकी शाना बशाना काम कर रहे हैं, और किसी भी कंडीशन से वो हालात से निपटने के लिए जो है यहाँ पे वो मौजूद हैं यहाँ पे मरी में। जी चलें, मरी की तो हमने सिचुएशन देख ली, तो आप लोग प्लीज अगर प्लान करें मरी जाने के लिए तो इंतजामिया को, बल्कि इनफैक्ट लोग तो मानते नहीं, पर इंतजामिया को चाहिए कुछ कर लेंगे। जो तरीक़ेकार हमने बताया आपके लिए बड़ा सिंपल होगा, उसके बाद मैनेज करना, वरना मसाइल बढ़ेंगे और फिर आपके पास इतनी हैवी मशीनरी भी नहीं है, इतने फंड्स भी नहीं है, आई थिंक ना ही इतना फोकस रहता है। फिर उसके बाद जब इतनी तादाद में लोग आ जाएं तो पहले ही मैनेज करने तो ज़्यादा बेहतर है। येस ऑफ कोर्स, वी आर बैक, वी आर द बैक। तो कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? वी आर द बैक एंड वी आर द लास्ट। अगर ये अंग्रेजी है तो फिर इसका मतलब है 2022 जो है वो अपनी तमाम तर रानाइयां कहना चाहिए वैसे, नहीं जल्दी करें ना। हाँ भाई देखें, आज देखा जाए तो आज हमारा साल का आखिरी शो है आपके साथ। इंशाल्लाह जब अगले साल मिलेंगे तो हमारी पूरी कोशिश है कि अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको हम सबसे पहले तो एंटरटेन करें कि आपका सुबह का जो दिन का आगाज है वो खुशगवार हो, सारा दिन फिर आपका अच्छा गुजरे, आपको बाखबर रखें। और हमारी आपसे वादा भी है और हमारी कोशिश भी है कि आपकी मुश्किलात जो हैं वो हम अपने प्लेटफॉर्म पे जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि हुकाम बाला के वो कहते हैं ना कि कानों में जूत तो रींगे कि क्या क्या मसले मसाइल है अपने तय हम रींगे ना कि उनको एंटी लाइस इस्तेमाल करना पड़ जाए बिल्कुल खुरक पड़ जाए उनको। हाँ। ऐसी सिचुएशन के साथ हो जाए। लेकिन खैर ये जो साल गुजरा, इस साल से हमारी बड़ी मीठी यादें वाबस्ता भी हैं, बड़ी तल्ख भी हैं, बहुत से लोगों को हमने खो दिया,
पर्सनली अगर देखा जाए तो सती के लिए ये साल इट वाज अ वेरी टफ ईयर फॉर माई ब्रदर. फॉर मी इट वाज मेरे लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ है बिकॉज आई हैड माई सन. मेरे लिए ये साल हमेशा ये बहुत यादगार रहेगा. और मिक्स ही हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इस साल में हुई हैं. क्या कुछ हुआ है हाईलाइट में नज़र डाल लेते हैं. हम एंटरटेनमेंट के बादशाह हम कहते थे आमिर लियाकत साहब को. वो इस दुनिया में नहीं रहे. इसी साल वो इस जहानी फ़ानी से कूच कर गए. और फिर हमारे शहीद अरशद शरीफ जो कि अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो हम उसमें उनको बादशाह तस्वर करते थे. शहीद सहाफ़त उन्हें कहा बिल्कुल गया. शहीद सहाफ़त उनको कहा जाता है. और जिस तरह से ट्रेजिक डेथ्स हुई हैं ये दो, आमिर लियाकत साहब की भी जिस तरह से मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में वही, फिर जाहिर है कि उनकी ऑटोप्सी नहीं हुई तो आइडिया नहीं है. फिर अरशद शरीफ साहब तो मुल्क से दूर दियार गैर में जिस तरीके से उनको मारा गया, उसका भी अभी तक पता नहीं चल सका. उसके अलावा बहुत सी और शख्सियात हैं और जाहिर है कि वो कहते हैं कि कुछ ऐसे जख्म होते हैं जो कभी नहीं भरते. तो खैर ये साल तो जा रहा है, अल्लाह करे जो आने वाला साल है. एक चीज़ मुझे ये कहनी थी कि आई वाज जस्ट रिमेंबरिंग दिस थिंग बिफोर वी मूव ऑन टू कि लाइक माय फादर यूज्ड टू 12 बजे से पहले वो हमेशा कहा करते थे, रात के 12 बजने से पहले, कि अब तुम लोगों से आइंदा साल मुलाकात होगी. उनका पेट जुमला होता था. एंड यू नो वी यूज्ड टू से कि हाँ जी क्या है, बट ही वोंट बी हियर टू टेल अस दैट कि अल्लाह पाक उनकी आगे की मंजिलें बहुत आसान करें और अल्लाह पाक उनको रसूल पाक के साए में रखे. हम तो यही दुआ कर सकते हैं. अल्लाह पाक आपको अच्छा सदका जारिया बनाए उनके लिए. तो खैर इस अच्छी दुआ के साथ के जो नए साल का आगाज़ है वो बहुत अच्छा हो. हमारा नया साल हमारे लिए अच्छा हो. क्या कुछ साल में होगा, प्रेडिक्शंस जो हैं वो क्या कहते हैं, और जो सितारों की चाल है वो क्या कहती है, नए आने वाले साल के हवाले से बात करेंगे. उनसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद भी हैं. अस्सलाम वालेकुम उनसा एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा. थैंक यू सो मच. और सबसे पहले तो आप सब लोगों को, तमाम देखने वालों को नया आने वाला साल बहुत मुबारक हो. अल्लाह करे मुबारक साबित भी हो हमारे लिए इंशाल्लाह. और जब भी कुछ हम बिगिनिंग में जाते हैं, कुछ नया शुरू करते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए. और मुसलमान है तो अल्लाह पे भरोसा तो बिल्कुल, तवक्कल तो भाई ये हमारी बेस्ट चीज़ है कि मैं अल्लाह की पाक अल्लाह पाक की ज़ात पे जो तवक्कुल है ना वो सबसे बेस्ट चीज़ है. अच्छा, क्योंकि आपने आते साथ में विश भी कर दिया कि नया साल मुबारक हो, तो मुझे ये बताएं, मेरा पहला सवाल ही आपसे है कि क्या आने वाला साल हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए मुबारक होगा? देखिए, थोड़ा सा हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड्स के हवाले से, बेशक गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, लेकिन हमारी जो साइंस है, हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, थोड़ी बहुत जो मुझे नॉलेज है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि ये साल जो है कुछ मेजर प्लैनेट्स का चेंज है. जैसे सैटर्न है, जुपिटर है, ये बड़े प्लैनेट्स होते हैं. राहु, केतु जो बहुत सालों के बाद अपना मूव करते हैं, ट्रांजिट करते हैं. छोटे प्लैनेट्स तो मूव करते रहते हैं, लेकिन इस साल जो है एक नया जो चेंज है उसमें टैरो के हिसाब से अगर न्यूमरोलॉजी से हम कैलकुलेट करें 2002 + 2 + 3 को, तो नंबर 7 बनता है. नंबर 7 का मतलब क्या होता है? एनर्जी जो होगी वो केतु की एनर्जी होगी. यहाँ पर 2 नंबर आपने प्रोमिनेंट देखा है. दो नंबर तो बहुत देखे हमने पाकिस्तान में. क्या बात है? 2 नंबर जो है वो 2 बार आया है, यानी कि मून की एनर्जी रहेगी, इमोशंस. केतु की एनर्जी रूहानियत, स्पिरिचुअल. और 3 नंबर जो है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, विजडम आपकी लक. और यहाँ टैरो के हिसाब से द चैरियट का कार्ड नंबर 7 होता है. ठीक है, मैं चाहूंगी कार्ड्स आप दिखाएं भी ताकि लोगों को थोड़ा पता भी चले. अच्छा, चैरियट का जो कार्ड होता है नंबर 7 का कार्ड होता है, जो हमारा जो आने वाला साल है उसकी एनर्जी रहेगी. यहाँ पर जो नंबर 16 का कार्ड है, 1 + 6 = 7, तो द टावर का कार्ड है. और ये कार्ड कह रहा है ओवरऑल मैं पूरी दुनिया की एनर्जी बता रही हूँ. आप पाकिस्तान के बारे में पूछ रहे हैं, बिल्कुल उसका भी मैं आपको जवाब दूंगी, लेकिन अगर पूरी दुनिया के हवाले से देखें, उनसे जो पास ना थोड़ा सा वक्त मुख्तसर है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि हम जल्दी से उस पर करें. ठीक है. चैरियट की एनर्जी कह रही है कि इस साल जो आने वाला जो साल है, चैलेंजेस का साल है, स्ट्रगल का साल है. जब भी आपको कोई चीज अचीव करनी है, या इकोनॉमी है, आपकी पॉलिटिकल चीज़ें हैं, वो सब चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, स्ट्रगल नज़र आ रही है. लेकिन अगर जो डिटरमिनेशन के साथ काम करेगा उसको कामयाबी मिलेगी.
अब हम थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से देखें, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो साल का जो शुरू है जनवरी से लेकर अप्रैल तक पॉलिटिकली मुझे कशमकश नजर आ रही है। वो अभी भी जी बिल्कुल ये इसका मतलब यही आगे तक चले। लेकिन अप्रैल के बाद जो है वो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी नजर आ रही है। इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं वैसे? इलेक्शन बिल्कुल हो रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैंने डिफरेंट चैनल्स पे मैंने प्रेडिक्ट किया है कि जनवरी, दिसंबर और फेब, ये तीनों मंथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन आगे जाके इस साल में 2023 में बिल्कुल इलेक्शन होने के चांसेस नजर आ रहे हैं, और इलेक्शन के बाद चीजें थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं इकोनॉमी वाइज भी। वैसे ओवरऑल जो है वो अनएक्सपेक्टेड, ये आपने वैसे बड़ी खबर दी कि इलेक्शन के बाद आपको इकोनॉमी वाइज मतलब कोई होंगे तो टफ डिसीजन है भाई। हमें भी पता है कि महंगाई उसके बाद भी बढ़ेगी। महंगाई तो देखिए पूरी दुनिया में महंगाई होगी, क्योंकि प्लैनेट्स, हाँ, और डॉलर का रेट भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो इलेक्शन के बाद जो है वो बिजनेस जो है कम्युनिटी उसमें स्ट्रांग नजर आ रही है। वो बिजनेसमैन तो हमेशा स्ट्रांग होते हैं। तनख्वाहदार तबके का क्या होगा, वो थोड़े बेहतर होंगे? आम जो अवाम है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुश्किलात हैं, चैलेंजेस नजर आ रहे हैं अवाम के लिए। और लेकिन अगर चीजें कुछ अपनी बेहतर कर लेकर चलें, मुझे ऐसा लगता है जैसे 2022 में बहुत सारे लोग बाहर मूव हुए हैं, तो 2023 में ये रुझान रहेगा बेरोजगारी और वगैरह में, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे बेहतरी नजर आ रही है। अगर 2022 को 23 से कंपेयर करें तो चीजें मुझे थोड़ी इस पाकिस्तान के हवाले से चीजें। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? हाँ, देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि नवाज शरीफ के वापस आने का कोई चांस नहीं है। अगर वो आएंगे तो यहाँ पर आकर फंस जाएंगे। अच्छा, अगला सवाल, इमरान खान साहब दोबारा वजीर आजम बनेंगे? देखिए इमरान खान साहब के लिए जब भी मैं कार्ड्स निकालती हूँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होते हैं। अच्छा। हमेशा किंग और क्वीन का कार्ड तो आता ही आता है। देखिए साल का जो शुरू होगा उसमें पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रहेगी। यहाँ पर मुझे मुश्किलात, बहुत ज्यादा चैलेंजेस, उनकी जान को 2023 में भी खतरा नजर आ रहा है। यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड, अटैक उन पे दोबारा हो सकता है। लेकिन जो लास्ट कार्ड है आप देख सकते हैं किंग का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मुझे एक तो गवर्नमेंट में आने के चांसेस नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब के, और ज्यादा मैच्योर कुछ डिसीजंस लेंगे उनकी पार्टी में, और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के बहुत ब्राइट चांसेस। बिलावल भुट्टो जरदारी का जो कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये कार्ड 2 नंबर होता है, कमजोर नंबर। तो मुझे कोई इतना ज्यादा उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स नजर नहीं आ रहे। अच्छा जी, यानी कि सारे प्रोस्पेक्ट्स आपको पीटीआई के नजर आ रहे हैं? पीटीआई के, इमरान खान साहब के ज्यादा। मरियम नवाज साहिबा का जरा बताएं, उनका क्या है? मरियम नवाज जो है 3 ऑफ कप्स, अगेन जो नंबर है 3 नंबर होता है कमजोर नंबर। अच्छा। वही मैं कहूंगी। हाँ, मकबूलियत है, उनकी पार्टी में मकबूलियत है, अवाम उनको ठीक है, जो भी जलसे जुलूस ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कोई पोजीशन उनको मिलती हुई नजर नहीं आ रही। फौरी तौर पर अभी साल के इख्तिताम से पहले ये मैच के हवाले से आपको क्या लग रहा है? क्रिकेट मैच जो है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। कुछ मैचेस वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ओवरऑल मैं देखूं क्वीन ऑफ सोर्ड, अगर ये क्रिकेट टीम जो हमारी है लॉजिकली सोचे या प्रैक्टिकल होकर सोचे, दिमाग से सोचे, इमोशनल फैसले नहीं करे, तो ये कामयाब हो सकती है। इमोशनल फैसले नहीं करने, सुन लिया आप लोगों ने, जीत के दिखाना है आपने। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ उनसा मौजूद थी। अच्छा, एक सवाल तो हमने उनसे पूछा ही नहीं, क्या तनख्वाहें कब बढ़ेंगी? वो बता दिया ना उन्होंने कि सरमायादार तरक्की करेंगे, ट्रेडर्स, और हम स्ट्रगल करेंगे, आवाम स्ट्रगल करेगी। हम आवाम में ही आते हैं, तो की समझते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या करूं, मुझे लगता है शायद हो सकता है। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जरा बात कर लेते हैं क्रिकेट मैच के हवाले से। टेस्ट मैच जो कि हो रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, और इस वक्त न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की टीम को जनाब मुश्किल में डाल दिया है। कीवीज ने 612 रन का पहाड़ खड़ा करके हमें फतह से काफी दूर कर दिया है, और आज का जो मैच का आगाज है वो भी हो चुका है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी वराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। हाशमी साहब, सबसे पहले तो बताएं कि इस वक्त क्योंकि मैच शुरू हो चुका है, सिचुएशन क्या है?
देखिए, वालेकुम सलाम। अभी मैच शुरू नहीं हुआ, अच्छा। अब ग्राउंड में जा रहे हैं, हम अंपायर जाने वाले हैं। ये मेरी टीम ने फिर, सॉरी मुझे मिसगाइड किया। नहीं, टीम भी अगर जल्दबाजी करेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर 2-3 मिनट पहले अगर चले गए तो। लेकिन सूरत हाल यही है कि पाकिस्तान दबाव का शिकार है। टेस्ट मैचों में यही होता है कि जब एक टीम बड़ा स्कोर करती है तो जो उसकी हरीफ टीम होती है कोशिश करती है कि 100-150 रन ऊपर करके किसी तरह मैच को नतीजा फेज बनाए। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि आज नतीजा फेज कैसे बनाएगा। न्यूजीलैंड की टीम का हारना तो बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान का जीतना बहुत मुश्किल है। तो दो ही रिजल्ट पॉसिबल है, या तो न्यूजीलैंड जीतेगा या मैच ड्रॉ होगा। और न्यूजीलैंड के पास चूंकि नथिंग टू लूज वाली बात है, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, नित नए तरीके से इख्तियार करेंगे विकेट लेने के लिए। और पाकिस्तान के लिए बड़ा की होगा कि पहले सेशन में विकेट कोई लूज न करे। अगर पहले सेशन में विकेट लूज नहीं होती तो फिर निस्बतन आसान हो जाएगा इस टेस्ट मैच को बचाना। अच्छा देखें, क्योंकि जीत के आसार ना बड़े कम लग रहे हैं, तो मुझे बताएं क्या ड्रॉ होने के आसार आपको नजर आ रहे हैं? हो सकता है आशमी साहब के मैच ड्रॉ हो जाए? देखिए, टेस्ट मैच की यही खूबसूरती है कि आपको सेशन बाई सेशन खेलना होता है और आपको इतनी पेशेंस से बैटिंग करनी होती है कि आप अगर जीत नहीं पा रहे तो आप उस मैच को ड्रॉ करें और शिकस्त को किसी तरह टाल दें। पाकिस्तान लगातार 4 टेस्ट मैच हार चुका है होम ग्राउंड पर। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान 4 लगातार टेस्ट हारा हो। तो ये 5वां अगर हो गया तो खुदा न खास्ता बड़ी मुश्किल हो जाएगी। टेस्ट टीम को तश्कीलें नौ करनी पड़ेगी, कप्तान की कप्तानी भी खतरे में पड़ जाएगी, टेस्ट कप्तानी। और फिर हमें कुछ प्लेयर नए भी लाने पड़ेंगे। हमने एकदम से व्हाइट बॉल क्रिकेट पे तवज्जो देते देते हमारी रेड बॉल से तवज्जो हट गई। हमारे बहुत से फास्ट बॉलर इंजर्ड हो गए, जो खेल रहे थे वो पीछे चले गए। यासिर शाह इतने अच्छे बॉलर थे, 244 विकेटें उनकी, वो पीछे चले गए, अनफिट हो गए। बहुत से लोग कहते हैं कि वो फिट हैं, उनको नहीं खिलाया गया। तो ये सारे मसाइल हमें हल करने पड़ेंगे। सही। अच्छा, और जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाबर, रिजवान और शान मसूद लाइक लिटिल अंडर द वेदर, तो आगे वाले मैच में आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो? बाबर तो जाहिर है, बाबर तो ऐसा प्लेयर है कि साफ निकाल नहीं सकते। अभी आईसीसी के अवार्ड आ रहे हैं, 3 कैटेगरीज में बाबर आजम टॉप पर होगा। प्लेयर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तीनों में से कम से कम 2 अवार्ड तो उसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच शायद आशमी हमारे साथ। एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं बाखबर सवेरा में। और अब जाहिर है कि जब हम आपसे बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच का आगाज़ हो चुका होगा। और उम्मीद करते हैं कि साल का ये जो आखिरी टेस्ट है जो पाकिस्तान खेल रहा है वो किसी तरीके से नतीजा खेज साबित हो पाकिस्तान के हक में, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान मुसलसल टेस्ट मैच हारता चला जा रहा है। और हम नहीं चाहते कि ये सिलसिला रिपीट हो पाकिस्तान की। जिस तरह से हम आप लोग तस्करा भी कर रहे थे अभी कि 2 विकेटें गिर चुकी हैं ऑलरेडी ऑन 77, और अभी भी अच्छा खासा उनको डेफिसिट उनका बरकरार है। 96 रन से ट्रेल कर रहे हैं हम। यानी कि आप सोचें, ये सिंपली लोगों को बता दूं कि 96 रन मजीद बनाएंगे उसके बाद हमारा खाता खुलेगा। और आज है मैच का 5वां दिन, तो मुझे लगता तो ये दिल कर रहा था मेरा लाफ्टर ऐड करने को। जो पिछला मैच था वो चौथे में खत्म हो गया। हम उसमें चौथे में ही माशाल्लाह से रुस्वा होके चले गए थे, यानी कि हार के जा चुके थे। हमें अपना लेवल थोड़ा लो रखना चाहिए। आज मैंने कम 5वें दिन तक जाएंगे। अच्छा, वैसे एक चीज है कि इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए। एक तो ये है कि हमने 2-3 ऐसे चांसेस थे जिनके ऊपर हमने अपील ही नहीं की और वो पता चला था कि वो एज थे। 2 स्टंपिंग्स मिस की, एक सरफराज ने कैच छोड़ा, एक इमाम ने कैच छोड़ा। और आप ये देखें कि जब केन विलियमसन व्हेन ही वाज इन 21, ये बताना बहुत जरूरी है, 21 रन पे जब वो खेल रहे थे तब सरफराज ने उनका स्टंपिंग चांस मिस किया था। और उसके बाद उस बंदे ने कितने बनाए? अरे मुझे क्या पता, मैं गिन रही थी 200 250 भी बना सकता था, उनके अंदर है गार्ड्स में देख लिया। अच्छा, माशाल्लाह से हमारे तो जो प्लेयर्स हैं उन्होंने शायर का शेर ही पुट्ठा साबित कर दिया। वो है ना कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। बड़े बेआबरू के अपने कूचे से हम निकले, हम कूच करके अपने कूचे से और ये हंगामा कभी ना हो पुराना है मदिया। बिल्कुल जी, ये चलता चला जा रहा है हंगामा। और हमारी मेरे ख्याल में लिख दिया गया है किस्मतों में कि ये हंगामा चलता चला जाएगा। और आपको पता है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से आपकी मुआशी अनसर्टेनिटी भी जुड़ी होती है। यानी कि जिस मुल्क में मैं हैरान होता हूँ यहाँ पर देख के कि हमारी तरजीहात क्या हैं। जिस मुल्क में गुर्बत एक के बाद एक दिन नया रिकॉर्ड बना रही हो, जहाँ पर इन्फ्लेशन स्काई हाई जा रही हो, वहाँ पर 76 रुकनी काबीना के साथ, और फिर जब उनसे सवाल करो
तो वो आगे से कहते हैं कि नहीं जी 18वीं तरमीम के बिल्कुल बराबर है। तो भाई आपने कन्नों पे जाके काबीना बनानी है कि जी पूरे बंदे होने चाहिए। बिल्कुल। यूके वाले पागल हैं कि उन्होंने 30 रुकनी 31 रुकनी काबीना रखी हुई है। भारत वाले 1 अरब से ज्यादा आबादी का मुल्क है, वहां पर इतनी बड़ी काबीना नहीं है। चीन में इतनी बड़ी काबीना नहीं है। उनकी रियासतें देख लें, कितनी उनके पास रियासतें हैं। और अगर हमारी आप यहाँ पे देखें पाकिस्तान उनके मुकाबले में कितना बड़ा है, यहाँ पे कितने सूबे हैं और हमारे माशाल्लाह से काबीना में कितने लोग मौजूद हैं, तो चादर देख के पैर फैलाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल जो है गंगा ही जो उल्टी बहती है। अच्छा, अब खैर जो सूरत हाल है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इमरान खान साहब ने तो कह दिया है कि जी एक तो टेक्नोक्रेट हुकूमत, जो कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आ रहा है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत के क़याम की जानिब जा रहे हैं और हमें बिल्कुल भी कबूल नहीं होगी। इमरान खान साहब ने भी कहा है कि हम इनको बिल्कुल ये हुकूमत कबूल नहीं होगी अगर आती है। याद रहे PDM की जानिब से अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की गई। अच्छा, और दूसरी जानिब आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महंगाई के खिलाफ कह दिया है कि जी के मुल्क जो है एहतजाज करने भी जा रहे हैं। अच्छा, वैसे ये सारी चीज़ें जनवरी में क्यों शुरू होती हैं? आपको याद है लास्ट ईयर जब इनकी PTI की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त महंगाई के खिलाफ मार्च करने जा रहे थे वो, और वो करते करते मार्च में चला गया था जी। उन्होंने कहा मौसम ठंडा है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें आगे ये करने जा रहे हैं। तो अब लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। तो इसी से मुतालिक फवाद चौधरी साहब क्या नुक्ता नजर रखते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर, क्या कहते हैं, आपको जरा सुनवाते हैं। तहरीक इंसाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। 3 हफ्तों के बाद इमरान खान तहरीक को ज्वाइन करेंगे। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की शक्ल में गैर मुल्की कब्जे की कोशिश हो रही है। हमारे 127 MNAs ने असेंबली में इस्तीफा दिया। आप कह रहे हैं कि आप उनको कबूल नहीं कर रहे, तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि उन्हें इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा ये हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती, लेकिन इलेक्शन मार्च अप्रैल में ही होंगे। दूसरी जानब स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कौमी असम्बली के अरकान थे उनके इस्तीफे एक साथ जो है वो मंजूर करने से इनकार कर दिया है, माजरत कर ली है और उन्होंने कहा है कि तमाम अरकान को एक एक करके आना पड़ेगा। जो डेडलॉक है वो बरकरार, और साथ में ये भी कहना था कि इस्तीफों की तस्दीक पर आइन और कवायद के मुताबिक फैसला होगा। अच्छा जी, तो फैसला तो होगा, लेकिन मसला ये है कि वो जो तरजीहात है वो अलग अलग है। वो कहते हैं कि जी हमने साथ जाना है, परवेज अशरफ साहब कहते हैं कि नहीं जी एक एक करके हैं। और अब कानूनी एतबार से भी ये चीज़ सही है कि वो स्पीकर के पास जाके बताया जाए, लेकिन आई एम श्योर कि कोई आईनी माहिर इस पे अपनी राय दे सकते हैं कि सही तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा, दूसरी जानिब कराची की जी जनाब जो पॉलिटिक्स है उसमें भी बड़ी हलचल है और कल ने स्पेसिफिकली देखा भी कि रात गए कामरान टिसौरी साहब अपने साहबजादे के हमरा रहनुमा सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल साहब से मुलाकात करने के लिए भी गए। और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि भाई ये दूसरी मुलाकात उनकी कामरान टिसौरी से, साथ में उनका ये भी कहना था कि मेरे MQM के अभी तक किसी भी सरबराह से मुलाकात नहीं हुई सवाए कामरान टिसौरी साहब के। जो बात की जा रही थी कि इंजमाम की बात हो रही थी कि PSP को जो है वो शामिल कर दिया जाएगा MQM में, तो अभी तक ऐसी किसी बात की जो अनाउंसमेंट का लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ऐसी चीज होगी। तो इतवार को कह रहे हैं भाई, आप कह रहे हैं कि इतवार को ऐसा हो सकता है, क्योंकि PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और अनीस खान फानी ने गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात की है। तभी तो वो लेट पहुंचे थे, रात इतनी तो लेट हो गए थे। अच्छा, साथ में उनको कोई एतराज भी नहीं है कि अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है ना उनकी क़यादत में वो काम करें। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा, हाँ, मतलब ये भी कहा गया, मतलब कामरान टिसौरी साहब ने कहा कि फारूक सत्तार साहब ने भी कहा कि मुझे कोई मसला नहीं। फारूक सत्तार साहब ने खुद भी कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है कि मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत के अंडर काम करूं। कल गवर्नर सिंध का वैसे क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। ये जो शहर कराची है जो सबका दोस्त है, सबका दोस्त है ये शहर कराची, लेकिन बड़े अरसे से मुझे इसका कोई दोस्त नजर नहीं आ रहा। मैं दिल से ये चाहता हूँ कि हम सब मिलजुल कर इख्तिलाफात भुला दें। मैं जिस मनसब पर हूँ वहाँ सियासी बात तो नहीं कर सकता, इखलाकी बात ज़रूर कर सकता हूँ। सियासी बातचीत का अमल जो है वो सियासी जमातों के दरमियान ही होगा। देखें, एक लफ्ज़ मैं कह देता हूँ कि मैं जोड़ने आया हूँ, तोड़ने नहीं आया। क्या बात है जी, जोड़ने आया हूँ, तोड़ने नहीं आया, और जिस मनसब पर हूँ वहाँ पर सियासी बात नहीं कर सकता। क्या बात है। तो लेकिन बड़े सियासी फैसले हो रहे हैं उसमें। लेट्स सी कि क्या फैसला, उसके फैसलों के नतीजे क्या होते हैं। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत पर फारूक सत्तार साहब को भी कोई एतराज़ नहीं है, ये बात उन्होंने 11th आवर में कही।
के तमाम धड़ों को एक जगह जमा होना होगा, ये कौमी जरूरत भी है। अब कोई राजी हो ना हो, मैं 2.5 साल पहले भी राजी था, मैं आज भी राजी हूँ। कुछ अरसा पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से मुलाकातें शुरू हुई, उसमें उन्होंने मेरी सारी बातों को माना। आखिरी ट्रेन स्टेशन पर लगी है, अब नहीं तो कभी नहीं वाली बात है, और फेलियर इज नो ऑप्शन। नेक नियति से करना होगा। मुझे नहीं पता कि नए साल के शुरू होने के बाद होगा, उससे पहले अब मुझे बईदस इम्कान नजर आ रहा है। फिर उसके बाद ये PSP को भी मनाया गया है, तो मेरे ख्याल में अगर PSP के क़यादत को भी ये समझ में आ गया कि अब इसके अलावा कोई और चारा या रास्ता नहीं है। मैंने हकीकी का अशर देखा था, मैंने PSP का अशर देखा है, और खुद MQM ORC की भी उड़ान एक ATR से तो ज्यादा नहीं। मेरी पोजीशन तो अभी 23 अगस्त वाली है कि हम वहां से अलग हुए हैं। जी, कह रहे हैं कि मेरी पोजीशन तो अभी 23 अगस्त वाली है कि मां से अलग हो गई। कह रहा था फारूक सत्तार का प्रोग्राम 11th आवर में वसीम बदामी से गुफ्तगू करते हुए। होने क्या जा रहा है इस हवाले से बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर से लाला असद पठान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया लाला, आपका अपनी बाखबर सवेरा को वक्त दिया। लाला, कल तो बड़े बड़े हम फैसले जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि कल एक बड़ी खबर आ जाए, लेकिन हमने वो बड़ी खबर तो नहीं देखी। पर हाँ, ये जरूर देखा कि एक अच्छी मुलाकात हुई। कामरान टिसौरी जो है वो एक तरीके से ऑफकोर्स वो MQM को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो गए मुस्तफा कमाल से मिलने के लिए। मुस्तफा कमाल साहब ने उनको गुलदस्ता भी पेश किया, एक अच्छी मुलाकात हुई। लग रहा है जो इन दोनों के दरमियान जो बर्फ है पार्टीज के दरमियान वो पिघल जाएगी, रहनुमा और रादर। जी बिल्कुल, ये खबर भी सबसे पहले ARY ने ही ब्रेक की थी कि गवर्नर सिंह जो है कल रात मिलेंगे PSP रहनुमाओं से, बिलखुसूस PSP के जो सरबराह हैं मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और दीगर जो रहनुमा हैं उनसे। देखिए, ये बर्फ भी पिघल रही है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। अगरचे आपने कराची, हैदराबाद या सिंध के शहरी इलाकों में एक टफ हेल्दी कंपटीशन करना है सियासी मैदान में, तो फिर MQM को जुड़ना पड़ेगा आपस में, और MQM जुड़ेगी तभी एक शहरी ताकत की सूरत में सामने आएगी और एक हेल्दी कंपटीशन होगा, और फिर मुकाबले की जब फजा होगी तभी आप बेहतर तरीके से आवाम की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन लाला, वैसे एक मसला यहाँ पे है ना कि इतने, वो कहते हैं एक दो तलवार एक नियाम में कैसे हो सकती हैं, तो ये इतने लीडर एक जमात में कैसे हो सकते हैं? देखिए जी, पीपल्स पार्टी में बहुत सारे लीडर हैं, वो एक ही जमात में है। मुस्लिम लीग नून में बहुत सारे पाए के लीडर हैं, वो भी एक जमात में। लेकिन एक फर्क है, बहुत सारे उनकी आप ये तो देखिए क़यादत कौन कर रहा है जी। वो जाहिर है कि एक दूसरे की सरबराही में कैसे आना चाहेंगे। MQM में ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए इशफाक, सबसे पहले MQM को ये तय करना पड़ेगा कि जो MQM के सीनियर क़यादत है, हमेशा यही होता है, और ये पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया का एक उसूल, जो सीनियर हैं जिन्होंने वक्त दिया है अपना पार्टीज के लिए, तहरीक के लिए, अपनी पूरी की पूरी सियासी जद्दोजहद के लिए, उन सीनियर्स को क़यादत करनी चाहिए। बाकी जो जूनियर्स हैं वो उनके साथ मिलकर चले। क़यादत करना ज़रूरी नहीं है कि आपने आगे जाके सिर्फ वो गाड़ी के हैंडल पे बैठना है। गाड़ी में सवार होने वाले भी उसी सफ़र पर आगे चल रहे होते हैं जहां पर वो ड्राइवर जा रहा होता है। तो MQM के इस गाड़ी में ड्राइविंग सीट पे कोई भी बैठे, मगर उस गाड़ी में बाकी लोग भी उसी पोजीशंस पे सवार होंगे जो इस गाड़ी को लेकर आगे चलेंगे। और सबसे बेहतर ये होगा कि अब ये अना और दीगर मामलात से हटकर, अगरचे आपने कराची के लोगों के, अगरचे शहरी इलाके के लोगों की खिदमत करनी है, तो लाला बाज़ क्या भी होता है पॉलिटिकल, बाज़ रिमोट कंट्रोल गाड़ियां भी होती है ना जो दूर से बैठ के भी चलाई जाती हैं, वैसा तो नहीं होगा? देखिए, वो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी वाला जमाना तो अब नहीं है। अच्छा, नहीं। अब वो तो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं तो वो तो लंदन वाला जमाना नहीं है, अब ये पाकिस्तान वाला जमाना है। पाकिस्तान में सारे मिलकर इन दोस्तों ने इंशाल्लाह ये काम करेंगे, और जब जिस तरह की इत्तलात हमारे पास हैं और जिस तरह की गर्मजोशी हम देख रहे हैं तमाम जो MQM के धड़े हैं उनमें, और इससे पहले जो माजी में हमारे पास ये भी खबर है, जो इससे पहले बहुत पुराने दौर में MQM से जिन लोगों ने अलहदगी इख्तियार की थी, या जो खामोश हो गए थे, या जिनमें MQM की तर्ज पॉलिटिक्स से इख्तलाफ था या साबका क़यादत से इख्तलाफ था, वो किनारा कश हो गए थे, वो भी अब MQM में जुड़ेंगे। और MQM एक पॉजिटिव वे में सिंध में और पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी, और उम्मीद रखते हैं कि MQM के जो तमाम लीडरान हैं वो अपनी ज़ाती अना और शख्सियत से बालातर होकर अपने इलाके के लोगों के लिए
मतलब लाला मिला क्या कराची के लोगों को, एमक्यूएम ने किया क्या है? उसके बाद धड़ेबाजी जो है उनकी एक साइड पर है, फिर देखा वोट बैंक इनका डिवाइड हो गया। अभी भी एक कॉल आ जाए कि जी आपने बॉयकॉट करना है तो लोग बॉयकॉट कर देते हैं। और वैसे भी कराची का वोटर तो हम देख रहे हैं कि चाहे अभी कोई भी इलेक्शन, अभी ज़िमनी इंतखाबी हुए थे तो कराची की वोटर वैसे बाहर निकल के नहीं आए जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये इनके लिए बड़ा टास्क होगा कि उन्होंने लोगों को मनाना जी एग्जैक्टली। तो बड़ा इनके लिए मुश्किल होगा कि अपने लोगों को के पास जाएं और उनको फेस करें, उनको बताएं कि हाँ हमसे गलती हुई है। अच्छा एक चीज, ये जो बड़ी बात की चीज की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इनकी कोशिश है कि जी ये सारे इकट्ठे होकर ना अपने बानी एमक्यूएम के साए के अंदर दोबारा आ जाएं, क्या ऐसी ही कोई चीज है या फिर खुसूसी तौर पर सिर्फ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो क्योंकि सबसे ज्यादा जो सियासी झटका लगेगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को लगेगा एमक्यूएम के आपस में जुड़ने की वजह से, क्योंकि वो तमाम जो सीटें चाहे वो कौमी असम्बली की हों, सूबाई असम्बलीज की हों या नीचे अभी आगे आने वाले बल्दियाती इलेक्शन की सूरत में जो भी डेंट पड़ेगा तो वो पड़ेगा पीटीआई को, क्योंकि पीटीआई यहाँ पर पीपल्स पार्टी से हटकर जो उसका नैरेटिव है कराची के हवाले से, उसी पर वो टो करके यहाँ से मुख्तलिफ सीटें उसने ली हैं। अच्छा। अब अगरचे एमक्यूएम जुड़ती है आपस में और एक जगह पे जुट होती है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कराची के लोग नाराज हैं, बहुत शिद्दत से नाराज हैं। वो उन्होंने उस तरीके से वोट नहीं किया, वो एमक्यूएम से भी नाराज है, वो और सियासी पार्टियों से भी नाराज है। पीपल्स पार्टी के साथ उनका किसी जमाने में उनको वोट दिया था, उसके बाद से उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ एज अ वोटर सपोर्टर नहीं रहा है, बहुत कम रहा है। पसगिरदाई के इलाके जो है वो कराची के पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मगर आपका जो बीच का कराची का जो सेंट्रल शहर है वो बिल्कुल ही पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, वो एमक्यूएम के साथ है। वो पहले भी एमक्यूएम के साथ था, वो आज भी एमक्यूएम के साथ है, मगर एमक्यूएम की क़यादत से नाराज है, उनके इन फैसलों की वजह से नाराज है कि एक तो डिवाइड होते चले गए, एक दूसरे से इख्तलाफात कर चलते गए। सियासी तौर पर इशूज पर सियासत होनी चाहिए, शख्सियत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अच्छा। अब एमक्यूएम को यह तय करना पड़ेगा कि कराची के इश्यूज पर सियासत करें। अच्छा, एक और चीज है कि वैसे पर सियासत करें। लाला असद पठान, एक तो चीज यह है कि पहले बाज धड़े जो बने थे उसके अंदर आपस में दूरियां थी, लेकिन फिर भी ये था कि एक छतरी तले थे। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब का मामला अलग है, उन्होंने इनिशियली क्रिटिसाइज किया, फिर उसके बाद वो पार्टी से निकले, फिर उन्होंने 2016 के बाद एक अपनी पार्टी की बुनियाद रखी, और 2018 के इलेक्शन में आपको याद होगा, मुझे याद है कि वो बड़े एम्बिशियस थे, उन्हें लगता था कि वो अच्छी खासी नशिस्तें यहाँ से निकाल लेंगे और आवाम की मकबूलियत उनके साथ है। प्लस ही हैज़ दिस ईगो कि वो चाहते हैं कि जी उनकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी बरकरार रहे, इनफरादियत रहे। तो वो आपको लगता है कि तैयार होंगे किसी ऐसे सेटअप में काम करने के लिए? देखिए जी, उनका इख्तलाफ जो था वो लंदन से था। अब लंदन की कहानी तो इस मौजूदा जो एमक्यूएम आपस में जुड़ने जा रही है उसमें तो नजर नहीं आती कहीं भी, फिलहाल तो कहीं भी दूर दूर तक उसका जिक्र फिक्र नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अब एमक्यूएम की जो पॉलिटिक्स होगी वो इश्यूज की बुनियाद पर होनी चाहिए, सियासत को इबादत समझ के करना चाहिए। कराची और जो शहरी इलाके हैं उनके लोगों की खिदमत होनी चाहिए और वहाँ पर एक हेल्दी पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस मुकाबला होना चाहिए। अब मुकाबले के लिए सबसे पहले आपने किस तरह तैयार करना पड़ेगा, आपको वो फिजा, अगर आपने दोबारा से वो फिजा तैयार करनी है तो उस पर पाकिस्तान की आवाम, सिंध की आवाम उस पर बिल्कुल आपसे सहमत नहीं होंगे, मगर एमक्यूएम की क़यादत एक पढ़ी लिखी क़यादत है, उससे सिंध के लोग जुड़ना चाहते हैं, मगर उस पढ़ी लिखी क़यादत से जुड़ना चाहते हैं जो पढ़ी लिखी क़यादत अभी आपस में मिल रही है और आपस में ये तय कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत अच्छे तरीके से इनका मर्जर होगा। मेरी नजर में एमक्यूएम एक बार फिर अच्छी द पीपल वो चीज जरूर होनी चाहिए। लाला, हम तो स्पेसिफिकली बात कहते हैं और कराची के लोगों ने बड़ा सफर किया। बहुत शुक्रिया जी, लाला असद पठान साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ रिपोर्टर सिंध। अच्छा, अब मसला ये है सती साहब कि जी कराची के लोग जो नाराज है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी नाराज है, वो कहते हैं जो विफाक ने जो 11 अरब, आपको याद है जो 1100 अरब 1100 अरब, वो किधर है? वो तो याद नहीं है, वो खुर्रम शेरवान साहब ने आके कहा था कि लग भी गए, वो नजर नहीं है कहाँ लगे हैं, बस लग गए, किधर नजर आए ना आए, ठीक है, लग गए, ठीक है, बस लग गए, कहाँ लगे, लग गए। तो खैर एक खबर यहाँ पर शामिल करते हैं कि डीआई खान के कराची पुलिस स्टेशन के हदूद में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया और उससे 3 एहलकार जख्मी हो गए। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं उनके मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से रॉकेट समेत जदीद असलहे का इस्तेमाल किया गया। चौकी पर मौजूद एहलकारों की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द पसपा हो गए, कई हलाक हुए और जख्मी हुए और दहशतगर्द अपने हलाक साथियों की लाशें और जख्मियों को लेकर फरार हो गए। कराची समेत पूरे जिले की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है इस इंसिडेंट के बाद।
जी जनाब, तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, मौसम चेंज हुआ है, सर्दियां, और लोगों के पास लिटरली ना अब गर्म कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। देयर वाज अ टाइम जब कहते हैं लंडा बाजार से लोग जाके बड़ी सस्ते कीमतों में 200-300 में जाके एक अच्छी स्वेटर, एक अच्छी जैकेट, बच्चों की खरीदारी, बच्चों के लिए खरीदारी कर लिया करते थे। लेकिन अब मसला ये है जनाब कि वो जो एक कंटेनर आया करता था ना, उस कंटेनर पे 300% टैक्स लगा दिया गया है। वो कंटेनर जो कि 7 लाख में मिलता था, अब 27 लाख, अब वो 27 लाख का हो गया। तो आप खुद सोचें कि प्राइस जो है वो कितनी बढ़ गई होगी। और मदिया एक और चीज़ भी है कि जो पाकिस्तान में चीज़ें बनती हैं, अलमिया ये है और अफसोसनाक अमर ये है कि वो चीज़ें उनकी क्वालिटी भी वो नहीं होती और फिर वो कुछ अरसे में ज़ाया भी हो जाती हैं, ख़राब भी हो जाती हैं और कीमत भी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। जबकि लंदन से जो कपड़े मिला करते थे तो उनके एक तो ये है कि वो बाहर से आते थे तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, बावजूद इसके कि वो इस्तेमाल शुदा होते थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में होते थे और वो एक अरसे तक लोगों के पास मौजूद रहते थे और लास्ट करते थे। अब ये है कि हुकूमत से गालिबन ये भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने फैसला दिया कि जी इनके ऊपर भी टैक्स लगा दे। 7 लाख से 27 लाख, तो आप सोचेंगे वो भी कीमतें बढ़ाएंगे तो गरीब कहाँ जाएगा। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में सेकंड हैंड क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अमीर मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया अमीर मोहम्मद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। भाई, आप लोगों के ऊपर ये जो टैक्स लगा उसके ऊपर आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अपने ज़ाहिर है के मसाइल बयान किए और इमीडिएट उसका इम्पैक्ट क्या है, फौरी तौर पर आपके ऊपर क्या असर पड़ा है इस चीज़ से? फौरी तौर पर असर ये पड़ा है कि 16 दिसंबर से हम पे रातों रात की टैक्स लगा है। हालांकि होना ये चाहिए, एक्सरसाइज पूरी दुनिया में ये है कि पहले नेगोशिएशन होती है, बातचीत होती है और ट्रेड यूनियंस को बुलाया जाता है कि इस टैक्स को कितना होना चाहिए या इस चीज़ की एक फेरी वैल्यू क्या है। हमें 2-3 दफ़ा बुलाया लेकिन हमें एतमाद में नहीं लिया गया, ना हमारे साथ वो चीज़ डिस्कस की गई, ना हमारे सामने पेश की गई कि हम आने वाले दिनों में इस वैल्यू को कहाँ तक लेके जाएंगे। तो 16 दिसंबर को अचानक से एक फ़ैसला होता है और एसआरओ इशू होता है और कहा जाता है कि आपका जो वैल्यू है वो 300% हम लोगों ने बढ़ा दिया। तो उसका फौरी इफेक्ट ये पड़ा कि जाहिर बात है अब 10 दिनों में, पिछले 10 दिनों में कराची पोर्ट पे 400 कंटेनर स्टक शुदा पड़े। अगर इम्पोर्टर्स को ये चीज उसके ऊपर बोझ ना होती तो हम कभी भी अपने कंटेनर पोर्ट पे ना छोड़ते। क्लियर करा चुके होते हैं, ये क्लियर करा चुके होते हैं। अब 400 कंटेनर हमारे पोर्ट पे पड़े हुए हैं। तो इसकी वजह यह है कि जो सप्लाई चेन है वो बुरी तरह से मुतासिर हुई है। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ। अभी पिछले 2 दिनों से अगर हम देख लें फिगर्स के नॉर्दर्न एरियाज में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, इस्लामाबाद मरी में बर्फ पड़ी है कल, और सर्दी का मौसम है, कराची का मौसम जो है वो सर्द होना शुरू हो चुका है। जो सप्लाई चेन है, जो लोगों के पास रिटेल शॉप्स में जो माल है वो जाहिर बात है 10-15 दिनों का होगा, लेकिन ये खत्म हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, आपने बोला कि 16 दिसंबर से ये टैक्स लागू 16 दिसंबर 2022 से, लेकिन हम तो नवंबर से ये चीज जो है वो कर रहे हैं कि जो लंडा बाजार में जो चीजें हैं वो अब उस प्राइस पे नहीं मिलती जैसे पहले मिलती है। व्हाई? उसकी एक बड़ी रीजन ये है कि उन्होंने हमसे को पहले से ही कहा था कि हम ये चीज महंगा करेंगे, लेकिन उन्होंने गुफ्तो शुनीद में 5-10%, 20% की बातें थी। तो लोगों ने, जाहिर बात है जब एक अफवाह फैल जाती है तो उसका मार्केट पे थोड़ा बहुत असर होना शुरू हो जाता है। पहले से ही जो है वो ज़्यादा शुरू कर दिया। लेकिन ये हमें नहीं था पता कि ये 300% बढ़ाएंगे। ये तो हमें 16 तारीख को पता चला कि भाई आपके ऊपर 300% जो है वो टैक्स बढ़ा दिया। अच्छा, ये किसकी जानिब से, कौन सी मिनिस्ट्री की? ये मिनिस्ट्री जो है, देखें पाकिस्तान में 3 चीजें हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी देती है कि क्या चीज इंपोर्ट होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एफबीआर का काम आता है कि वो टैक्स रिजीम देखता है कि टैक्स वैल्यू क्या होनी चाहिए इस कमोडिटी की, एफबीआर की जानिब से। लेकिन जो थर्ड चीज है वो है एक चीज की वैल्यू डिटरमाइन करना कि ये चीज की एक फेयर वैल्यू पूरी दुनिया में है क्या। उसमें हमारा वैल्यूएशन डिपार्टमेंट जो है ये उनका किरदार था, उन्होंने हमें एतमाद में नहीं लिया और इस चीज की कीमत बढ़ा के 300% प्लस पे लेके चले गए। तो उसकी वजह से जाहिर बात है जो एफबीआर के टैक्स है वो भी 300% प्लस होके लगना शुरू हो गए। तो उसका फौरी इफेक्ट आया। 400 से प्लस कंटेनर अभी स्टक है पोर्ट में, डिटेंशन और डैमेज में है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं कि अब जैसे लेट सपोज अवाम के लिए, क्योंकि आप लोगों के ऊपर ये इजाफा आएगा तो आप लोग जाहिर है इसको मुंतकिल करेंगे अवाम पे, अगर ये क्लियर होता है तो। जी बिल्कुल। लेट से अब फर्ज करें कि इससे पहले एक जैकेट लिंडा की कितने की मिला करती थी? एक जैकेट अगर मैं बात करूं लाइट हाउस की, या जो बुध बाजार लगते हैं, जुमा बाजार है, हफ्ता बाजार है,
अब मजे की बात यह है कि इस्लामाबाद जो शहर इक़्तिदार है वहां पर भी जुम्मा बाजार, हफ्ता बाजार, इतवार बाजार लगते हैं। लाहौर में, पिशावर में, मोड़ के आसपास और इधर उधर जितने इसी के साथ जितने छोटे छोटे शहर है सब में ये हफ्ता बाजार लगते हैं। कीमत क्या? कीमत ये होती है, पहले क्या होती थी? पहले जो है एक जैकेट की कीमत 200 से 250 रुपए में थी। अब अगर ये 300% बढ़ता है तो सीधा सीधा ये 800, 900, 1000 रुपए तक जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। हालांकि होना ये चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप हो, 10%, 20%, 30%, लेकिन अगर आप एकदम से इसको बढ़ाएंगे। लोग जा रहे हैं डंडा में, वो आके यही मुसलसल शिकायत कर रहे हैं कि अब ये भी नहीं कि 1000 रुपए में कुछ मिल रही है, वो कह रहे हैं कि ये 2-2 हजार की चीजें। तो ये तो बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आप बच्चे की कुछ चीज लेने जा रहे हैं जो पहले आपको 50 में, 100 रुपए में कुछ चीज मिल जाती थी, अब वो आपको 2000 में मिल रही है। आप 1000 की बात करें तो ये इतना बढ़ा गया। और ये वही बात है, ये भी 16 दिसंबर से मैं आपको काफी पहले की बात बता रही हूँ, बहुत पहले की बात बता रही हूँ। अब देखें, अब एक बात ये है, ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इस वक्त जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो 3 महीने हैं जिसमें सर्दी का मौसम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और लोग गर्म कपड़ों की तरफ ज्यादा आते हैं, तो हमारे पास एनजीओज वाले आते हैं। अब वो जो एनजीओज है वो हमसे बल्क में क्वांटिटी उठाते हैं, पर किलो के हिसाब से, पर पीस नहीं। हम एनजीओज को ये चीजें प्रोवाइड करते हैं। वो एनजीओज वाले फिर जो है, जिस तरह अभी हालिया सिंध में आपको पता होगा कि सैलाब आया है और लाखों टन माल यहाँ पर गया है, क्योंकि नए कपड़े हम उनको नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारी इतनी खपत नहीं है, हुकूमत की इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो वो लोग पुराने कंबल, पुराने जैकेट्स, पुराने जो है वो बिस्तरे, वो हमसे बल्क में 1-1 लाख पीस, 2-2 लाख पीस उन्होंने परचेज करके सिंध में, घोटकी में, मीरपुर खास में, या जो नॉर्दर्न साइड में जो खैबर पख्तूनख्वा में है वहां पर लेकर गए हैं। वो एनजीओ वालों को इतना असर पड़ा है कि जाहिर बात है उनका बजट भी अगर 300% प्लस होता है तो वो भी नहीं उठा सकते। अच्छा, एक और चीज, आप लोगों को तो अदायगी भी आगे से डॉलर्स में करनी है, तो जो डॉलर की भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुसलसल एक तो उस पर टिका नहीं हुआ, आए दिन हम देख रहे हैं उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, तो इससे कितनी मुश्किलात होंगी आपको? अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दें डॉलर के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, हम हर जगह इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं आपको बताऊं और बल्कि आवाम को बताऊं। पहले हमारा जो टैक्स था वो था 0.36 सेंट पर किलो। एक कंटेनर में 23,000 किलो माल आता है। एक रफली आइडिया अगर मैं लगाऊं, पहले हमारा एक कंटेनर की जो वैल्यू थी वो $4,000 थी। $4,000 में हम असेस करते थे एक कंटेनर। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, जब हम गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारे पास डॉलर नहीं है, तो हम तो पहले इसको $4,000 में डिटरमाइन करके वो हमारे बैंकिंग चैनल के थ्रू वो $4,000 पर कंटेनर जाता था बाहर। अब हुकूमत ने उसका रेशियो कर दिया है $1 पर किलो। $1 किलो का मतलब क्या है कि अब पर कंटेनर $23,000 जाएगा फॉरेन रेमिटेंस की सूरत में बाहर मुल्क में। तो ये तो एक बहुत बड़ा मतलब, ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें 4,000 और 23,000 तो ये तकरीबन 600-700% प्लस है। जी बिल्कुल। जो जैसे पहले 7 लाख पड़ता था और आपने बोला कि जैसे अगर मैं, क्योंकि मैं कैलकुलेटर लेके भी बैठ गई और उसके बाद अभी डॉलर की प्राइस देखो, अगर मार्केट में हमें 225 से चले, मैं 250 से लगा रही हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि आपने ये कंटेनर को असेस वैल्यू लेके जाएं $23,000। अब आप बताएं, और हम पहले जो था 36 सेंट था, हम उसमें भी कम में डिक्लेयर करते थे क्योंकि हमारी परचेज है ही कम। तो वो $4,000 देखें और कहाँ $23,000 देखें, तो ये बहुत बड़ा गैप है और ये कुदरती नहीं है। मतलब एक ऐसा है कि हमने बहरान, और फिर हमारी गवर्नमेंट से मैं खुद भी मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि हुकूमत ने एक गलती कर ली है। जरूरी नहीं है, इंसान गलती करता है, पॉलिसी मेकर भी गलती करते हैं। असल बात यह है कि हम कोई अपनी की हुई गलती को दुरुस्त कितनी देर में करते हैं। ये जितना टाइम लेगा उतना ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर मोहम्मद। बड़ा क्लियरली उन्होंने अपने मसाइल जो हैं वो उनसे आगाह किया और ये भी बताया कि आगे लोगों को उससे क्या मसाइल पड़ सकते हैं। तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इस पर नोटिस लेगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। जी मदिया जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और शो के बिल्कुल आखिर में अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और साल के भी आखिर में कि हम अपने स्किन के वाले से बात भी करें और आने वाले साल में एक अच्छा अपने रेजोल्यूशन स्किन के वाले से भी पैदा ज़रूर करें। और आपको पता नहीं, सर्दियों में जिन लोगों को एक्जिमा होता है, यानी कि लिटरली स्किन जो है वो उतर रही होती है, तो बच्चों को हो बड़ों को बहुत तकलीफ होता है। इस एक्जिमा से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं? वक्त मुख्तसर है तो मैं जल्दी से बोल रही हूँ। डॉक्टर फरूम मुशीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो एक्जिमा है जिसमें हम देखते हैं कि स्किन हमारी बिल्कुल खुरदुरी से हो जाती है, इचिंग बहुत ज्यादा होती है, बच्चे फ्लेकी हो जाती है, बच्चों को इचिंग बहुत ज्यादा होती है, क्या कर सकते हैं? बच्चों को तो रोक नहीं सकते, बड़ों को समझा सकते हैं। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोग बड़े परेशान होते हैं, एक्जिमा को समझते हैं कि जी किसी ने हाथ में लाया तो हमें लग जाएगी।
वो छूत की बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं है, आपके अंदर से होती है, ठीक है। नंबर 1 ये। सेकंड चीज ये कि हम लोग बहुत ज्यादा डाइट में एहतियात नहीं करते हैं, कि हम लोग बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें खाते हैं, उससे फ्लेयर अप होता है। अच्छा, और अच्छा वाला जो कहते हैं ना कि ऑयल आपकी बॉडी में जाना चाहिए, ठीक है, कि आप ऑलिव ऑयल रोजाना पिया करें, नारियल का तेल 1 चमचा पिया करें। अच्छा, वो क्लैरिफाई हो गया, इंजन ऑयल ना समझे। जी बिल्कुल। हाँ, नहीं, नारियल का तेल जरूर पिया करें, ठीक है, ऑलिव ऑयल जरूर पिया करें। इट्स अ पार्ट ऑफ सम डाइट्स एज वेल। बिल्कुल। बादाम का तेल स्प्रिंकल्ड हो ना, बादाम का भी पी सकते हैं। क्वांटिटी क्या हो उसमें? देखिए 1 टीस्पून बहुत है, ठीक है, बिल्कुल। टाइम, किस टाइम? एनी टाइम नाश्ते हैव इट विद कॉफी, इट्स आल्सो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा। आप कोकोनट ऑयल तो कॉफी के साथ बड़ा अच्छा होता है। बिल्कुल, उससे आपका एक्जिमा बहुत फ्लेयर अप रुकता है, ठीक है। अच्छा, इससे एक्जिमा भी रुक जाता है, क्योंकि तो कीटो में करते हैं ना ये तो। बिल्कुल। और सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी इवनिंग प्रिमरोज ऑयल आपको जरूर खाना चाहिए, ठीक है। सीड्स आप जरूर लें। अच्छा, एक बात, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल के बारे में था कि शायद खवातीन को लेना चाहिए अपने स्किन के लिए, फिर क्या ये मर्द हजरात भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, मर्दों को लेना चाहिए। खवातीन के लिए ये थोड़ा प्रेगनेंसी में अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, ठीक है, अदरवाइज लेना चाहिए। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर किसी जगह रह रहे हैं तो वहां पे देखिए सर्दियां होती हैं, तो पाकिस्तान में जो नॉर्दर्न एरियाज है वहां बहुत सर्दी होती है, ठीक है, तो वहां पे लोग हीटर चलाते हैं। तो आपको ह्यूमिडिफायर अगर अवेलेबल नहीं है तो एक कमरे में आप एक बड़ा बोल भर के रखें। हीटर तो वैसे सारे ऑक्सीजन आपकी बॉडी से निकाल लेता है, कर देता है, बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह आप जब बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए खास तौर पे एक्जिमा होता है तो बच्चों को बड़ी खारिश होती है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अम्माएं वो बैठी और कोई घर में खुद बना के तेल लगा देती है, जी, या वैसलीन बेचारे भर के बच्चों को लगा रहे थे, पेट्रोलियम जेली, बिल्कुल क्लॉग हो जाते हैं, ठीक है, फॉलिकल, और ऊपर से डायरेक्ट पहना देती हैं कॉटन के कपड़े छोड़ के वुलन कपड़े पहना, बिल्कुल। तो आप पहले बच्चों को क्या करें, बड़ा माइल्ड सा लेनोलेन या बहुत ही बेबी ऑयल की मसाज करके, फिर कॉटन की लाइनिंग होनी चाहिए कपड़ों की, ऊपर से आप पहनाएं उनको वुलन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत। आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जरूर खाएं, मगर ड्राई फ्रूट्स यूं खाएं, एक मुट्ठी में, जितनी मुट्ठी में आ जाए। खातून आई अभी कह रही है कि उनको इतना शदीद एक्जिमा था, कह रही है मेरा दिल ही नहीं भरता, जितने ड्राई फ्रूट्स आते हैं मैं सारी रात खाती रहती हूँ, तो उससे फ्लेयर अप हो जाता है, ठीक है, कि 2-2 किलो जो है बिला वजह की कैलोरीज। ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज्यादा कौन सी चीज इसमें फ्लेयर अप करती है? देखिए, एक तो मूंगफली लोग नॉन स्टॉप खाते हैं, मतलब लोग कहते हैं कि 2-2 किलो एक लोग छिलके वाली जो चीज है ड्राई फ्रूट से इस्तेमाल करें। हाँ, बिल्कुल। और बादाम इसमें आ गया? नहीं, बादाम, मूंगफली, पिस्ता, सारी चीजें अच्छी हैं, मगर एक क्वांटिटी होती है ना। आप देखिए हर चीज की, आप कॉफी भी अगर 10 कप्स पी रहे हैं, ठीक है, पागल हो जाते करते हैं ना। अच्छा, वो डाइटिंग हो रही है, वो लड़कियां मैं तो 10 कप्स ब्लैक कॉफी पी लेती हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल स्लिम हो जाऊंगी, ठीक है, तो वो तो नहीं होता है। हाँ, भूख मारने के लिए, जैसे आए हैं लाइक ये भी चाय पी जाती है, भूख मारने के लिए कहते हैं, भूख मारने के लिए कहते हैं, रिपोर्टिंग हुई थी उससे होता है। लेकिन उसके साथ जरूरी है कि आई डू मैं मॉइस्चराइजेशन जो है बहुत ज्यादा करती हूँ अपनी, और हाइड्रेशन भी होनी चाहिए। हाँ, पानी। अरे पता है, देखिए मैं आपको बताऊं, हम लोग समझते हैं कि 10 कप्स कॉफी से हाइड्रेशन हो रही है, नहीं, वो डिहाइड्रेशन हो रही है, क्योंकि वो डायूरेटिक है, वो आपकी बॉडी का तमाम पानी निचोड़ के फ्लश आउट हो जाएगा। कॉफी, चाय अगर हम बहुत पीते ना, लोग कहते नहीं मैं पानी तो नहीं पीता हूँ, मगर मैं 4 कप बड़े वाले चाय पी लेता हूँ, ठीक है, कॉफी पी लेता हूँ, तो वो फ्लेयर अप, वो आपकी तमाम बॉडी से एक तो एक्जिमा फ्लेयर अप होगा, और जितना पानी है वो आपके यूरिन के जरिए बाहर आ जाएगा। डायूरेटिक है ना वो, डायूरेटिक मुराद जो आपकी यूरिन को बहुत बढ़ा देता है। अच्छा, आपने ये तो बताया कि हम लाइक कोकोनट ऑयल जो है उसका 1 चम्मच वो पी सकते हैं, और इसके अलावा आपने बताया कि वर्जिन ऑलिव ऑयल का हम एक पी सकते हैं। हम लगा क्या सकते हैं, जो मर्द हज़रात, जो खवातीन जो भी हमें देखनी है, अफोर्डेबल ऐसी क्या चीजें जो हम लगा सकते हैं? सरसों का तेल लगा सकते हैं, कुछ लोग तो वो भी लगाते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए, एक तो मैं पूरा उनको मेडिकल ट्रीटमेंट बताता हूँ छोटा सा, और फिर मैं घर की रेमेडी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, देखिए, जिस किसी को भी एक्जिमा है पूरी दुनिया में और खासतौर पर पाकिस्तान में, एक बड़ा अच्छा सा एक रेमेडी, एक आपको प्रिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, नुस्खा बता रहा हूँ, वो आप बनवाएं किसी फार्मेसी से और लगाएं, ठीक है। लिक्विड पैराफिन 50%, ठीक है, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन 50%, पेट्रोलियम जेली 50%, और एक्वा बेस्ड होगा वो 200 ग्राम क्रीम बनेगी, ठीक है। लिक्विड पैराफिन 50%, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन 50%, पेट्रोलियम जेली वो भी 50 ग्राम इन एक्वा बेस्ड होगी, एक्वा मुराद पानी, ठीक है, एक्वा बेस्ड होगी, और वो बनेगा 200 ग्राम।
बनवा के रखें, 15 दिन आराम से चलेगा। पूरी बॉडी पे हर कोई लगा सकता, हर कोई जिसको एक्जिमा, बच्चे बूढ़े सब, बच्चे बूढ़े, एक्जिमा, सोराइसिस। अच्छा, घर के लिए रेमेडी बड़ी सिंपल सी, आपके घर में जितनी भी पुराने साबुन होते हैं ना, हम लोग जो बिल्कुल छोटे से रह जाते थे उनको फेंकते थे, अब वो जमा करते रहे, फेंके नहीं। वो बड़ा एक जी अच्छा, आपको लगता है कई घरों में वो बड़े साबुन के साथ अटैच कर दिए जाते हैं। अच्छा, उसको जमा करके क्या करना है? मिला देते हैं, उसको मिलाएं नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कार्बोलिक का इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, उसको छोटे को बड़े के साथ ना मिलाएं, जितने छोटे जमा करें, ठीक है, 8-10 जमा हो जाए, उनको अच्छी तरह क्रश करें, ऊपर से डालें ग्लिसरीन, ठीक है, और आपके घर में जितनी भी पुरानी मोमबत्तियां हैं, ठीक है, वो भी उसी के अंदर ऐड करें, ठीक है, और ऐड करें बहुत सारी क्वांटिटी में देसी घी। मिक्सचर बनेगा, अपने घर में रख लें। पूरे हाथ पैर, गाँवों में खवातीन यही करती हैं, आपके लिप्स बड़े पिंक हो जाएंगे, आपके हाथ पैर बड़े नरम हो जाएंगे, आपके नेल्स बड़े हेल्दी हो जाएंगे, चलो सामने साफ भी हो जाएंगे। जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ खुरमुशीद मौजूद थे। इसी ब्रेक के बाद मिलते हैं। बाबर आजम आउट हो गए हैं जी, 111 पे 4 विकेटें गिर चुकी हैं। ठीक है, हमने सोचा था 63 रन के ट्रेल अभी बाकी है, यानी कि पाकिस्तान का भी खाता नहीं खुला, मनफी में स्कोर चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल बता रहा हूँ या इकोनॉमी की कुछ सूरत हाल ऐसी है। लेकिन सती साहब, हमने ये बड़ी मुश्किल से 1 मिनट मांगा था कि हम 1 मिनट जिसमें आखिर हमसे दुआ करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा साल 2022 का आखिरी शो है। अल्लाह करे 2023 के शो हम आपके लिए बहुत अच्छे, बहुत बेहतर, बहुत एंटरटेनिंग, अच्छी खबरों के साथ आपके लिए शो लेकर आएँ, बशर्ते कि ज़िंदगी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अल्लाह करे कि आने वाला साल आपके, हमारे, सती के लिए, हमारे जितनी भी टीम यहाँ पर मौजूद है, जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग नहीं भी देख रहे हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा साबित हो, उनके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी प्रोफेशनली वो ग्रो करें और मुआशी लिहाज से भी वो ग्रो करें, उनके दर्जात बुलंद हो मुआशी। डरा दिया आपने मुझे, क्योंकि एग्जैक्टली सूरत हाल कुछ ऐसी है। लेकिन वो बात है ना कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। तो ये हमेशा हमारी ये दुआ है। और अल्लाह करे जी हालात अच्छे रहे मुल्क के। मुल्क है तो हम हैं, और पाकिस्तान हमारी पहचान है। और हमें ये सवाल करने से पहले कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने अपने वतन को क्या दिया। और दूसरा, नौजवानों के लिए, क्योंकि आज मेरी यंगस्टर्स से बात होती है तो दे आर वेरी डिप्रेस्ड, क्योंकि वो चाहते हैं कि बस यहाँ से किसी तरह एजुकेशन थोड़ी बहुत हासिल करके वो मुल्क से बाहर जाएं, जहाँ पर उन्हें इज्जत या रोजगार मिले। तो यही चीजें अगर उनको यहाँ पर प्रोवाइड की जाए तो व्हाई नॉट। चले जी, they would love to stay. Have a great year ahead. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।